कभी सोचा है कि एक देश असल में होता क्या है? क्या वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या कुछ लोग जो एक जगह रहते हैं? असल में किसी भी देश की जो असली पहचान होती है ना, वो उसके कानून में छिपी होती है। तो आज हम भारत की इसी कानूनी पहचान की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो सीधे उसके संविधान से निकलती है। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? वो है भारत का संविधान। 1950 का वो ऐतिहासिक दस्तावेज जिसने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि एक पूरे विचार को जन्म दिया। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर कानूनी तौर पर भारत है क्या? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा संविधान भारत को कैसे परिभाषित करता है, और इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के पहले ही आर्टिकल में। संविधान की पहली लाइन ही देश की पहचान बताती है। इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। देखिए, इसमें दो नाम हैं, इंडिया और भारत, और साथ ही एक बहुत बहुत जरूरी बात कही गई है, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये भारत के वजूद का आधार है। राज्यों का संघ होने का मतलब यह है कि भारत एक ऐसी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये कोई समझौता नहीं है कि जब चाहा तोड़ दिया। ये एक पूरे राष्ट्र की घोषणा है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भारत राज्यों का संघ है, पर इस संघ के क्षेत्र में, मतलब इसकी सीमाओं के अंदर क्या-क्या आता है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम भारत का क्षेत्र कहते हैं, तो हमारा मतलब असल में क्या होता है? इसका जवाब भी संविधान में साफ साफ लिखा है। संविधान कहता है कि भारत के क्षेत्र में तीन चीजें शामिल हैं। पहली, जाहिर है, सभी राज्यों के इलाके। दूसरी, वो सारे केंद्र शासित प्रदेश जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। ये बस एक ऑफिशियल लिस्ट है। और तीसरी, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसे भारत भविष्य में अपने अधिकार में ले सकता है। अब आते हैं इस पूरे विषय के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। वो ये कि भारत का जो नक्शा हम देखते हैं ना, वो पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा संविधान संसद को इसे बदलने की पूरी ताकत देता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये एक बहुत बड़ी बात है। संविधान हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि वो भारत के राजनीतिक नक्शे को जब जरूरत पड़े फिर से बना सके। अब ये शक्ति मिलती कहां से है? ये संविधान के दो अहम आर्टिकल से आती है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। देखिए, आर्टिकल 2 संसद को इजाजत देता है कि वो भारत के बाहर से कोई नया इलाका लेकर उसे एक नए राज्य के तौर पर संघ में शामिल कर ले। वहीं आर्टिकल 3 जो है, वो देश के अंदर काम करता है। मतलब वो संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने, उन्हें छोटा बड़ा करने या नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 3 के तहत संसद क्या क्या कर सकती है? पहला, वो किसी भी राज्य से एक हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है। दूसरा, किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है। तीसरा, किसी राज्य का एरिया घटा भी सकती है। चौथा, किसी राज्य की बाउंड्री को बदल सकती है। और पांचवा, यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ यूं ही हो जाता है। संसद के पास ये शक्ति तो है, पर इसका इस्तेमाल करने के लिए एक तय संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसका सबसे पहला नियम यह है कि ऐसा कोई भी बिल संसद में तभी पेश हो सकता है जब राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करें। उनकी पूर्व अनुमति जरूरी है। इसके बाद एक और कदम है। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों की विधानसभा के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, राज्य अपनी राय तो दे सकते हैं, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। अंतिम फैसला संसद का ही होता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है, जो आर्टिकल 4 में लिखी है। इसके मुताबिक राज्यों की सीमाओं में इस तरह के बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए संसद में किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। इसे एक साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। इससे ये पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका सार क्या है? ये हमें हमारे देश के राजनीतिक ढांचे के बारे में एक बहुत गहरी बात बताता है। असल में ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही मशहूर और सटीक लाइन में सिमट जाती है। और वो लाइन है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा देश भारत संघ अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके जो हिस्से हैं, यानी हमारे राज्य, वो विनाशी हैं। संसद उनकी सीमाओं और उनके अस्तित्व को बदल सकती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी देश के पास अपने अंदरूनी नक्शे को बदलने की इतनी बड़ी शक्ति हो, तो वक्त के साथ ये शक्ति उस देश की पहचान को कैसे बनाती और बदलती है?
कभी सोचा है अगर किसी शहर को चलाने के लिए कोई नियम ही ना हो तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक, पैसा कहीं भी कैसे भी खर्च हो रहा है, हर तरफ बस अफरा तफरी, है ना? खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे राज्यों के पास इन सब चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए एक कह सकते हैं एक सीक्रेट वेपन है, और वो है हमारा संविधान। तो आज हम इसी ऑपरेटिंग मैनुअल के कुछ पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सरकार के खजाने में झांकेंगे कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। फिर देखेंगे कि कानून बनते कैसे हैं। हाँ, और इमरजेंसी में क्या होता है ये भी जानेंगे। और आखिर में हम मिलेंगे उस रेफरी से जो पक्का करता है कि सब नियम से खेलें। चलिए, सबसे पहले इसकी नींव को ही समझते हैं। देखिए, संविधान में लिखे ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, ये तो एक मजबूत इमारत के ब्लूप्रिंट जैसे हैं। ये पक्का करते हैं कि सरकार की हर ईंट अपनी सही जगह पर रहे, ताकि पूरा का पूरा ढांचा स्थिर और भरोसेमंद बना रहे। अब सवाल ये उठता है कि ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर किसी एक ही इंसान के हाथ में सारा पैसा और सारे कानून बनाने की ताकत आ जाए तो क्या होगा? ये तो तानाशाही का सीधा सीधा रास्ता बन जाएगा ना, है ना? बस इसीलिए ये पूरा ढांचा बनाया गया है ताकि पावर बंटी रहे और कोई भी इसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल ना कर सके। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक लगातार चलने वाला खेल है। अच्छा, किसी भी मशीन को चलाने के लिए चाहिए होता है ईंधन। सरकार के लिए ये ईंधन है पैसा, और ये कोई ऐसा वैसा पैसा नहीं, ये हम सबका पैसा है। तो जाहिर है इसे खर्च करने के नियम भी बहुत सख्त होंगे। तो चलिए इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। इसको ऐसे समझिए, ये सरकार का मेन बैंक अकाउंट है। टैक्स से आया हुआ एक एक रुपया या किसी सरकारी सर्विस से हुई कमाई, सब कुछ इसी बड़ी सी तिजोरी में जाता है। और हाँ, इस तिजोरी की चाबी किसी एक के पास नहीं होती। इसे खोलने के लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे जितना चाहे पैसा निकाल ले, नहीं, ये तो एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं एक ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह है। पहले एक डिमांड रखी जाती है, फिर गवर्नर से सिफारिश लेनी पड़ती है, उसके बाद विधानसभा में हमारे चुने हुए नुमाइंदे उस पर बहस करते हैं, वोट करते हैं। ये एक सधावा तरीका है जिससे ये पक्का होता है कि हर खर्च की बारीकी से जांच हो। और ये लाइन सबसे जरूरी है। सुनने में एक साधारण सा नियम लगता है, पर असल में सब कुछ यही है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे चुने हुए लोग ही तय करेंगे कि हमारे पैसे का एक एक रुपया कहाँ खर्च होगा। डेमोक्रेसी की आप कह सकते हैं फाइनेंशियल हार्ट बीट है। लेकिन जिंदगी तो अनप्रेडिक्टेबल होती है ना? मान लीजिए अचानक कोई बाढ़ आ गई या कोई और इमरजेंसी आ गई, तो क्या होगा? खैर, संविधान में इसका भी इंतजाम है। सरकार ऐसी स्थिति में अतिरिक्त पैसे मांग सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है पता है? कि इमरजेंसी होने के बावजूद आखिरी मंजूरी हमारे प्रतिनिधियों से ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पैसा कैसे अलॉट होता है ये तो हमने देख लिया, पर उन कानूनों का क्या जो ये तय करते हैं कि पैसा खर्च कैसे होगा? तो चलिए अब चलते हैं स्टेट की लॉ मेकिंग फैक्ट्री में और देखते हैं कि कानून बनते कैसे हैं। सोचिए, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, विधायक हैं, क्या वो विधानसभा में किसी भी टॉपिक पर कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं? या कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बात करना मना है? चलिए देखते हैं। शायद आपको हैरानी हो, पर जवाब है नहीं। और इसकी वजह बहुत गहरी और जरूरी है। सोचिए, अगर नेता जजों के फैसलों पर सदन में उन पर अटैक करने लगें, तो इससे तो पूरा जस्टिस सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा, है ना? इसीलिए संविधान एक तरह की दीवार खड़ी कर देता है जजों को इस पॉलिटिकल बहसबाजी से बचाने के लिए। ये एक बेहतरीन डिजाइन है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कानून बनाने के प्रोसेस में कोई छोटी मोटी चूक हो गई, कोई प्रोसीजरल गलती, जैसे कोई दस्तावेज गलत जगह रख दिया। तो क्या इस वजह से पूरा कानून ही रद्द हो जाएगा? क्या कोई इसे लेकर कोर्ट जा सकता है? लगता तो यही है कि हाँ, जा सकते हैं, पर ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। और इसका भी एक लॉजिक है। ये नियम इसलिए है ताकि कानून बनाने का पूरा प्रोसेस छोटी छोटी टेक्निकल बातों में ही न उलझा रह जाए। ये विधानमंडल को अपना काम सुचारू रूप से करने की आज़ादी देता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी तब आ जाए जब विधानसभा का सेशन ही न चल रहा हो, विधायक सब अपने अपने क्षेत्रों में हों, तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक स्पेशल इमरजेंसी पावर काम आती है। इसको ऐसे समझते हैं, एक एक्ट या अधिनियम, वो तो समझिए पत्थर पर लिखी लकीर जैसा है,
जो लंबी बहस और प्रक्रिया के बाद बनता है और परमानेंट होता है। वहीं एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश वो रेत पर लिखने जैसा है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से तुरंत तो बना दिया, लेकिन ये है टेम्पररी। जैसे ही विधानसभा वापस बैठती है, इसे या तो पक्का कानून बनाना पड़ता है या एक खत्म हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस एक तरह का शॉर्टकट है, पर इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। यह सरकार को फटाफट एक्शन लेने की पावर तो देता है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करता है कि आखिरी फैसला चुने हुए प्रतिनिधियों का ही होगा। ये ताकत और जवाबदेही के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन है। तो पैसा आ गया, कानून भी बन गए, पर यह कौन देखेगा कि इन कानूनों को ठीक से लागू किया जा रहा या नहीं? यहीं पे एंट्री होती है सरकार के तीसरे पिलर की, हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ये इस पूरे खेल के रेफरी हैं। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, जो उस राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट है। इसके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, जिसे कहते हैं सुपरिंटेंडेंस। आसान भाषा में कहें तो ये अपने नीचे के सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के काम पर नजर रखता है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ कायदे से हो रहा है। तो ये जज बनते कैसे हैं? क्या कोई एक व्यक्ति इन्हें चुनता है? नहीं, ये एक पूरा मिला जुला प्रोसेस है। जैसे हाई कोर्ट के जजों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करने के बाद। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सिलेक्शन काबिलियत पर हो, किसी की पसंद नापसंद पर नहीं। अब आती है हाई कोर्ट की सुपर पावर। इसे कहते हैं रिट्स जारी करने की ताकत। ये कुछ खास तरह के कानूनी आदेश होते हैं जो सीधे हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो, तो हेबियस कॉर्पस रिट के जरिए कोर्ट उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है। ये हमारे अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है। और बात सिर्फ निगरानी तक ही सीमित नहीं है। हाई कोर्ट अपने से नीचे के कोर्ट्स के लिए एक तरह से एचआर डिपार्टमेंट का काम भी करता है। मतलब जजों की पोस्टिंग, प्रमोशन, छुट्टी, ये सब हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहता है। और ऐसा क्यों है? ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, बाहर से कोई नेता या अधिकारी जजों पर दबाव न बना सके। वाह, इतने सारे नियम, इतनी सारी प्रक्रियाएं, चेक एंड बैलेंस, किसी का भी सिर चकरा सकता है ना? तो सवाल उठता है कि आखिर इतने सब की जरूरत क्या है? और इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। यह सब कुछ पावर को कंट्रोल में रखने के लिए है। ये सारे नियम ये पक्का करने के लिए हैं कि किसी भी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में बेहिसाब ताकत ना आ जाए। ये एक ऐसी मशीन है जिसके अलग अलग पुर्जे एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। हो सकता है ये हमेशा सबसे तेज रास्ता ना हो, पर यह सबसे सुरक्षित रास्ता है। तो ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं, ये हमारी आज़ादी का ब्लूप्रिंट है। और ये जानना कि ये काम कैसे करता है, हम सब के लिए एक ताकत है।